नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले नोटों के मामले में आज दो बड़ी खबर आई। जिस कैश कांड ने पूरे देश को हिला दिया है, पूरे देश में लगातार 5 या 6 दिनों से, जिस दिन से खबर आई उस दिन से लगातार जिस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस कैश कांड पर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि अगर हाईकोर्ट के जज ना होते यशवंत वर्मा, और अगर किसी जज के घर में ऐसे करोड़ों के नोट जलते हुए, जले नोटों का वीडियो ना आया होता, तो क्या उनके साथ वही सलूक पुलिस या एजेंसियों का होता जो किसी और के साथ होता है? उन सवालों के बीच आज दो बड़ी खबर, एक सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट ने याचिका दायर की थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि उस याचिका पर सुनवाई होगी। मतलब क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी? दूसरी खबर आई कि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी, डीसीपी लेवल के एक अधिकारी आज जस्टिस वर्मा के घर पर पहुंचे, उनके बंगले पर पहुंचे और उस स्टोर रूम तक पहुंचे जिस स्टोर रूम में 14 तारीख की रात 11:30 पौने 12 बजे के बीच जब अग्निशमन दल वहां पहुंचा था, और उसके बाद जलते हुए नोटों की तस्वीरें अग्निशमन दल ने कैद की थी, और वो नोटों की तस्वीरें 21 मार्च से 22 मार्च से जब ये खबरें आई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की, तब से वो वायरल है और तब से सवाल है। वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया। यानी पुलिस ने 12 दिन बाद उस कमरे को सील किया जिसमें जलते हुए नोट, करोड़ों के नोट 4-5 बोरियों में दिखे थे। उस कमरे में 15 मार्च की सुबह कहा गया कि सुबह सुबह उस कमरे को साफ कर दिया गया, सफाई कर दी। तो 12 दिन बाद जिस कमरे में सबूत नहीं है, नोटों के अवशेष नहीं है, मलबे को हटा दिया गया, उस कमरे को अगर सील कर दिया गया तो पुलिस को क्या हासिल? पुलिस ने इसमें 12 दिन क्यों लगाए? और सुप्रीम कोर्ट अगर सीनियर एडवोकेट की उस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया जिस याचिका के जरिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, तो इसका क्या मतलब है? ऐसे कई सवाल है। सवाल यह भी कि जब उस कमरे में जो जले जले नोट थे उनका सीजर नहीं हुआ, पंचनामा नहीं हुआ, सबूत खत्म हो गया, तो पुलिस की इस कार्रवाई या पुलिस की सक्रियता का नतीजा क्या निकलेगा? 3 जजों की कमेटी जो जांच कर रही है, उस कमेटी को सबूत क्या मिला या क्या मिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं। उन सवालों के साथ एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन खास बात उनकी ये है कि वो संविधान और अदालती मामलों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, बहुत बारीक नजर रखते हैं अदालती फैसलों पर, कार्रवाइयों पर और पुलिस की और न्यायिक व्यवस्था की प्रक्रिया पर। तो चूंकि ये दो अहम बिंदु हैं, इसलिए मुझे लगा कि हम लोग 5-6 दिन से लगातार इस पर बात कर रहे हैं, जिस दिन से टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर छपी है 21 तारीख से। तो सिंह साहब, स्वागत है। पहली बात कि दिल्ली पुलिस 12 दिन बाद उस कमरे तक पहुंची और उसको सील कर दिया जहां अब कुछ नहीं है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस याचिका की सुनवाई के बाद जो एफआईआर की मांग की गई कि हाँ, हम सुनवाई के लिए तैयार हैं, और एडवोकेट जिन्होंने दायर की थी याचिका उन्होंने कहा कि अब पब्लिक स्टेटमेंट मत दीजिए। तो पहला सवाल यही कि क्या ये माना जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में, जस्टिस वर्मा के मामले में जिन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है कि चीफ जस्टिस की इजाजत के बिना हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, हालांकि ये कोई जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहे थे, न्यायिक कार्यवाही नहीं कर रहे थे, ये क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई निर्देश देगा और कोई कहानी बदल सकती है क्या? आपने अभी जो काफी विस्तार से बताया, इसमें एक सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर इस जज को बचा कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बंदूक ताने खड़ा है, डे वन से खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी 5 दिन बाद वो वीडियो जारी किया। आज आपके पास जो वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट का ही तो दिया हुआ है ना, वरना ही तो हजम कर गए थे केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो भी जारी किया, और आप याद करें जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ने भी तारीफ की सुप्रीम कोर्ट की, और सभी लोग आमतौर पे कर रहे हैं कि भाई साहब बड़ा फास्ट एक्ट किया। लेकिन हुआ क्या? 5 दिन ये दबा कैसे रहा? सीजेआई को भी पता लग गया था, सीजेआई बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव रोल कर रहा है। तो फिर दिल्ली के इस जज को बचा कौन रहा है? क्या दिल्ली पुलिस? क्या सत्ता में बैठे लोग? तो ये बचा कौन रहा है? और क्या सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बचा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट बचाता तो इतना आगे क्यों आता?
तो इसलिए ये रहस्य, सबसे बड़ा जो रहस्य है वो ये है कि जो आपने कहा कि 12 दिन बाद आप उस इंसिडेंट साइट को सील कर रहे हैं। दुनिया के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक है कि अगर आपको कल दिखाई प्राइमा फेसी कल्पेबिलिटी दिखाई देती है, अपराध हुआ दिखाई देता है, तो आप पहले उसको सुरक्षित करते हैं, सील करते हैं। दिल्ली पुलिस की बुद्धि क्या घास चरने गई थी? इतने पे तो कोई विरोधी पक्ष का नेता होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी सबके सब आ जाते। यहाँ पे ये क्या मामला है कि आपकी वो अगले दिन सफाई भी हो गई, स्वीपर्स आके खूब बढ़िया साफ कर गए और सब कुछ साफ हो गया। तो अब इंक्वायरी में ये थ्री मेंबर कमेटी जो गई है, इनको टेंजिबल टर्म्स में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सच बात यह है कि इनके पास एविडेंस के, लेकिन अपराध छिपता नहीं है। इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं पिछले 6 महीने के, साल भर के, जैसे ही वो खंगाले जाएंगे तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। जज साहब किससे कब क्या बात किए हैं, उसमें कौन लिटिगेंट या उसका वो है, मिडिलमैन है। ये क्योंकि आज के जमाने में अपराध छिपता नहीं, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है। तो इसमें एविडेंस अगर मान लीजिए कि इस तरह के नहीं मिले हैं, जिसको वो कहते हैं टेंजिबल एविडेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप गायब नहीं कर पाएंगे और वो रिट्रीव हो ही जाएगा। तो एक तो ये है कि बहुत ज्यादा हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, ये जो केस आपने आज जिसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ले लिया है, नेंदुपरा का के जो केस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है याचिका, और वो देखेगी कि क्या एफआईआर लॉन्च हो सकता है और इसमें फैसला जल्दी लेना होगा एफआईआर वाले पोर्शन पे। अब इसमें दिक्कत कहां हो रही है? 1991 में जस्टिस वीरा स्वामी एक जज थे जो कि वहीं पे मद्रास में जज थे और उसके बाद वो चीफ जस्टिस भी बने। उनके ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस आया, और केस आया तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, फुल बेंच थी, उस अपने फैसले में कहा कि साहब इन पे कुछ नहीं हो सकती कार्रवाई। इस बीच में जज साहब रिटायर हो गए। तो रिटायर हो गए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये बड़ा मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर ने इस पे फैसला दिया। और ये फैसला क्या था कि साहब जजेस के खिलाफ, पर्टिकुलरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एफआईआर बिना सीजेआई के अनुमति के नहीं हो सकता। अब यहां पेच क्या फंसा हुआ है? सीजेआई के अनुमति के बिना नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि सीजेआई की अनुमति के लिए पुलिस गई, दिल्ली पुलिस गई, और उसने सीजेआई से कहा कि साहब परमिशन दे दिया, जज साहब को इंटरोगेट करना है और एफआईआर लॉन्च करनी है। सीजेआई के पास कौन सी वो है जादू की छड़ी कि वो कह दे हाँ हाँ कर लो कर लो? उसके लिए प्राइमा फेसी तो कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना, कुछ प्रूफ चाहिए ना। बाई चांस से आप 1 करोड़ मिले हैं, मान लीजिए कि ना होता, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस होगा जो इसमें भी है। तो इसलिए सीजेआई ने ये जो कमेटी बनाई है, ये प्राइमा फेसी इंक्वायरी करेगी, और उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी, तो उसके बाद वो ये परमिशन देंगे कि हाँ इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। ये होगी उसकी प्रक्रिया। तो जब तक बच तो नहीं पाएंगे। एक तो ये है कि अब यहाँ पे पेच क्या है, आपने भी कहा अभी कि ये जो कमेटी है, क्या ये सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व कर सकती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस जितने भी होंगे, उसको डीप में जाना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, कौन किससे लिंक्ड था, ये सब करने के लिए हमें एक हाई स्किल्ड वाली एजेंसी चाहिए जो सीबीआई। तो हमें लगता है कि कमेटी के पास पावर। अब यहाँ पे इशू क्या है, ये कमेटी की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? हुआ ये कि जो ये जजमेंट था, वीरा स्वामी वाला जजमेंट 2091 का, इस पे पता लगा कि कई जजेस के खिलाफ इस तरह के केसेस आ रहे हैं, किया क्या जाए। तो 1999 में फुल कोर्ट ने एक रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के किया कि भाई अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो हम इंटरनल डिसिप्लिन, ये संविधान में नहीं है, हम इंटरनली उसको काम से रोक देंगे कि कोई केस इसको ना दिया जाए, और उसकी हम इंटरनल इंक्वायरी, यही है उसका बेसिस। अब ये हुआ तो ये फैसला भी हो गया, ये रिजोल्यूशन भी आ गया। ये रिजोल्यूशन छिपा रहा, लोगों को पता नहीं लगा
15 साल बाद 2014 में यह रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया फॉर्मली, और 14 से यह सिलसिला चल रहा है कि अब कहीं भी इस तरह का केस मिलता है। इसके पहले आपने देखा होगा 3-4 केसेस में, अभी जो इलाहाबाद के जज साहब का हुआ था, जो विश्व हिंदू परिषद के उसमें बोले थे उठपटांग। तो ये इंक्वायरी कमेटी का जो सिस्टम है, ये इनफॉर्मल एक प्रक्रिया है जो कि इस समय दिल्ली केस में हो रही है। लेकिन चूंकि ये फुल कोर्ट का रिजोल्यूशन है, तो इसमें ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ लॉ होता है। लिहाजा ये कमेटी है किसकी? 2 चीफ जस्टिसेस है हाई कोर्ट के, उनकी है, और एक जज है हाई कोर्ट के कर्नाटक की, वो है। लिहाजा इसमें फोर्स ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली इस संस्था को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा सीबीआई को वो संबद्ध कर सकता है। मान लीजिए ना हो, तो हम ये भी कहते हैं कि ये जो केस लिया है, इसमें भी कल सीजेआई ऑर्डर कर सकते हैं अगली डेट पे कि एफआईआर इस्टेब्लिश करने के लिए इस कमिटी को हम फैसला देते हैं कि ये फुल इन्वेस्टिगेशन कमिटी होगी। ये वो अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं। चूंकि ये केस आ गया उनके पास, तो वो अपना इंटरिम फैसले में ये कह सकते हैं कि इसी कमिटी को हम एम्पावर करते हैं कि ये फुल कमीशन के रूप में फंक्शन करे, इन्वेस्टिगेटिंग कमीशन के रूप में फंक्शन करे, और तब वो सीबीआई को सम्मन कर सकता है, सीबीआई को अपने अंडर में रख के जज साहब की जांच करवा सकता है। तब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी नहीं होगा और एकदम प्रोसेस मतलब सही चलेगा। और उसकी रिपोर्ट वो 2 महीने में दे दे। 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को लिखे, मतलब कि प्रेसिडेंट को, कि साहब इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन शुरू किया जाए, रिमूवल मोशन। इम्पीचमेंट तो नहीं होता, ये शब्द नहीं है संविधान में जजेस के लिए, लेकिन हम लोग लूजली इसको यूज करते हैं। तो रिमूवल का प्रोसेस शुरू किया जाए, ये उसकी प्रक्रिया होगी। अब एक सवाल है सिंह साहब कि जैसे आपने भी कहा ना कि एफआईआर में पुलिस इतनी देर से क्यों गई, तो ये सवाल तो फिर है कि पुलिस के पास वीडियो पहुंच गया, पुलिस कमिश्नर के पास 14 तारीख की रात को अग्निशमन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जो भी दमकल कर्मी थे, उन्होंने वीडियो बनाए। वो वीडियो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गया। पुलिस कमिश्नर ने 16 घंटे के बाद 15 मार्च को 4:50 पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन करके बताया, और बाद में उन्होंने जो भी वीडियो भेजा। जब अगर इम्यूनिटी मिली हुई है जस्टिस को, तो फिर दिल्ली पुलिस इसमें क्या कर सकती थी जो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया? और आज दिल्ली पुलिस अगर 12 दिन बाद उस कमरे को सील करने जा रही है, तो उस सील का ऐसे कोई मतलब है नहीं। लेकिन क्या कर सकती थी उस समय दिल्ली पुलिस जो नहीं किया, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस फैसले से प्रोटेक्शन मिला हुआ है हाई कोर्ट के जस्टिस को? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिल्ली पुलिस एफआईआर बिना परमिशन के नहीं, सील करने में कौन सी पाबंदी है? जज साहब अगर गाड़ी से एक्सीडेंट कर दे, एक उदाहरण लीजिए, जज साहब ने शराब पी के गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, तो उसके फोटोग्राफ लेना, उस सारे सिचुएशन को रिकॉर्ड में रखना, फिर चीफ जस्टिस इंडिया को बताना कि साहब आप परमिशन दीजिए, ये चीजें हैं, इसमें किसने रोक रखा था? ये कौन से कानून से बाधित है? लिहाजा वो वर्ड क्या है? और दिल्ली पुलिस इतनी अकलमंद तो है ना कि समझ रही है कि एफआईआर सुओ मोटो नहीं करेंगे, लेकिन हमें उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए हम ये एविडेंस तो कलेक्ट कर ही सकते हैं ना। जैसे कि उसी केस में आप, ये बंडल कहां से मिला? जले हुए नोट का बंडल किसी ने वीडियो बनाया ना, तो बनाया, और वो बनाया तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में होगा ना। तो लिहाजा एफआईआर आप नहीं करेंगे, लेकिन एफआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आखिर चीफ जस्टिस को ब्रह्म ज्ञान कहां से आएगा कि हाँ एफआईआर लॉन्च कर दो? उसके लिए कुछ प्यूटेटिव एविडेंस होना चाहिए ना, और वो एविडेंस दिल्ली पुलिस को देने में क्या दिक्कत थी? उसमें कहां दिक्कत थी? इसलिए ये कहना कि साहब दिल्ली एफआईआर के बिना तो हिल ही नहीं सकता कुछ भी, मेरे ख्याल से वो टेक्निकली गलत है। एफआईआर, अब सवाल मान लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए, अजीत अंजुम जी ने कोर्ट वहां गए और कहा कि साहब एमके सिंह ने मेरी जेब काटी है, तो सीधे वो एफआईआर नहीं लिखते हैं, कहते हैं अच्छा हम इंक्वायरी करेंगे। जब इंक्वायरी कर लेंगे उसके बाद वो एफआईआर लिखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये इंक्वायरी के प्रोसेस में जो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उसको किसने बाधित किया है? जज साहब के यहां जाके वहां पे वो फोटोग्राफ लेना, वो करना और उसको रोक देना,
कि साहब ये है और मैं चीफ जस्टिस को लिख रहा हूं इसके लिए। इसमें कहां से कोई दिक्कत है? एफआईआर करने में दिक्कत है। उसको टेक्निकली अगर आप देखें, एफआईआर नहीं कर सकता विदाउट सीकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, तो सिर्फ अब इतना सवाल ही। उठता है वकील साहब, अब सवाल उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजों की कमेटी बना दी। वो 3 जज भी कल वहां मुआयना करने गए थे, मौके का मुआयना। पुलिस ने जाकर आज सील कर दिया उस कमरे को, लेकिन उस कमरे में अब कुछ है नहीं। मलबे को, जले अचले नोट जो भी थे, उसे 15 मार्च की सुबह हटा दिया गया। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है, जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट ने जो रिपोर्ट सौंपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें ये सब का जिक्र है। गार्ड के बयान है, पुलिस कमिश्नर का ये कहना है। अब सवाल उठता है, वहां जब कुछ है नहीं, 12 दिन बाद अगर पुलिस सील भी कर रही है, तो अब कहीं कुछ एविडेंस बहुत मैटर करता है न्यायिक सिस्टम में। आप कुछ भी कहते रहे, एविडेंस जैसे होता है ना, आला कत्ल, मौका वारदात पर क्या मिला, मोटिव क्या था, दुनिया भर के की शब्दावली है किसी की क्रिमिनलिटी को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ एविडेंस की कमी को कैसे, अगर जांच की रफ्तार ऐसी है, 3 जजों के हवाले से जांच हो रही है, तो कैसे किसी मुकाम पर अचीव कर पाएगी। अब जैसे हम लोग कल भी, मैं परसों 2 दिन से वीडियो में बोल रहा हूं कि अगर 6 महीने के लिए आपने कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिए जस्टिस वर्मा के, उसके व्हाट्सएप के रिकॉर्ड मंगवा लिए, उनके साथ 10 स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ 10-12 जो भी है, उनके भी मंगवा लिए, उनके डेटा एनालिसिस करना, कॉलर कौन था, कॉल किसने किया, रिसीव क्विट प्रो क्या क्या प्रो को क्या था, दोनों में रिश्ता क्या था, तो बहुत सारी पेचीदगी है। उस पेचीदगी से कई बार लगता है मामला अंधेरे में न रह जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए जज साहब कल सुप्रीम कोर्ट में जब सीजेआई अगला डेट डालेंगे, इस केस की याचिका एक्सेप्ट कर ली है, अगले डेट में वो पहला काम करें कि इसको ये करें कि जो फैक्ट समय मिले हैं उसके आधार पे हम ये अलाउ करते हैं कि इसी कमिटी को हम कमीशन के पावर दे, इंक्वायरी कमीशन के पावर देते हैं और यही कमिटी जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर लॉन्च हो। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं मिलेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये बहुत कॉमन चीज है कि ये नहीं मिलता है तो केस वीक हो जाता है, प्रोसिक्यूशन थ्योरी एस्टेब्लिश नहीं होती है। लेकिन ये केस बड़ा है। जज साहब के यहाँ आउट हाउस में 15 मतलब बोरों में नोट मिलना ये कोई सामान्य सी चीज नहीं है। तो सिर्फ ये कह के कि साहब इल्ले अब तो कुछ नहीं मिला, उधर तो सब साफ साफ था, वहां तो सफाई हो गई थी, ये कह के कोई कोर्ट करेगा तो दुनिया में कोर्ट का भरोसा क्या रहेगा। इसलिए आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस लेके, इलेक्ट्रॉनिक जो वो है एविडेंसेस है, उसको लेके आपको इसको केस में प्रोसीड करना होगा। बात इतनी नहीं है, स्टेक्स आई है, तो पूरे समाज का विश्वास भरोसा है उस पे। आप उस केस को इसलिए कह देंगे ये कोई अतीक अहमद का केस है क्या? और आप याद करिएगा, अतीक अहमद के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान में कोई गवाही नहीं देता था, तो क्या जेल नहीं गया वो? अतीक अहमद की क्या स्थिति हुई आप जानते हैं। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब अगर डिटर्मिनेशन है तो आप ये हकीकत जानते हैं कि बोरों में नोट मिले, बस इतना काफी है। और वो जज है, हाईकोर्ट का जज है जिसको फांसी देने का अधिकार है। तो स्टेक्स आई है, एक अपराधी, डकैत, चोर, इनको जब ट्राई करते हैं आप, तब ये सब चल सकता है। लेकिन इसमें वैल्यूज घुसे हुए हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा कि साहब ये ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस तो बच्चों का खिलवाड़ है, इसमें तो साहब कुछ भी हो जाता है। आप वहां से बिठा दीजिए, मर्डर कर दीजिए, उसके बाद वहां से सब बिठा दीजिए, साफ कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। और फिर सीना ठोके का यहाँ किया था, क्या कर लोगे, हमने सब साफ कर दिया है। तो ऐसे नहीं चलेगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस काफी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिल जाएंगे और कॉन्केटेनेशन ऑफ इवेंट कहते हैं इसको, घटनाक्रम जब लिंक करेंगे आप तो प्रोसिक्यूशन थ्योरी एस्टैब्लिश बाकायदे हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। अब एक बात कही जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसा सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा अपने अपने बचाव में भी यही बात अपने लिखित जवाब में कह चुके हैं कि साजिश थी, उन्हें फंसाया गया। जब वो उनके परिवार के लोग वहां गए आग बुझने के बाद तो वहां नोट नहीं था। जब आग बुझाई जा रही थी तो उनके परिवार या गार्ड को कहा गया आप यहाँ से दूर रहो सुरक्षा वजहों से। तो इसलिए वो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह फैलाया जा रहा है।
कुछ लोग उनके पक्षधर ये भी कह रहे हैं कि भाई बाहर से नोट ला के रख दिया गया है उन्हें फंसाने के लिए। क्या ये मुमकिन है? जैसे मैं अगर देखूं तो मुझे प्राथमिक तौर पर ये मुमकिन नहीं लगता कि जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ की तैनाती है, सीसीटीवी भी है, हालांकि सीसीटीवी में क्या दर्ज हुआ ये भी जांच होनी चाहिए। गेट बंद है, बिना अपॉइंटमेंट के गेट के अंदर कोई नहीं घुस सकता, वीवीआईपी भी नहीं। गेट पे भी हथियार बंद पुलिस वाले हैं, स्टोर रूम के बगल में गार्ड रूम है, उसके बाद उनके बाकी स्टाफ है। कोई कैसे 5 बोरियां, ऐसा भी नहीं है कि कोई मिलने गया और चुपके से 5 नोट दरवाजे के नीचे खिसका के आ गया। 5 बोरियां रख के कोई 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ जो भी है रख के उनको कोई क्यों फंसाना चाहेगा और रखने कैसे जा सकता है? तो क्या इस थ्योरी पर आपको, आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ये तो हास्यास्पद लगता है कि जज के यहाँ सीआईएसएफ की सिक्योरिटी, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी हो और उसमें से मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी वैसे भी थोड़ा डिफरेंट मानी जाती है, वो दिल्ली पुलिस नहीं होती है। उसकी सिक्योरिटी हो, 1-4 का गार्ड कॉन्टिन्यूअस तैनात रहता हो और उसमें कोई आदमी बोरी में ले जाए कुछ और आउट हाउस में रख दे, फिर उसका धीरे से निकल आए, जज साहब के किसी घर को पता ना लगे। और 1 बोरी न रखे, 5 बोरी रखे तो ट्रक लेके जाना पड़ेगा या बड़ा ट्राला लेके जाना पड़ेगा। तो क्या ये सब हो गया और जज साहब नावाकिफ थे इससे और ये एक कॉन्स्पिरेसी हो गई? तो कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई इससे बढ़िया तरीका निकालते, बोरों में नोट ले जाके देने के बाद उस पर आग लगाना और आग लगा के चांस रिकवरी ऑफ करेंसी नोट्स ये दिखाना, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा मान लीजिए ये हो गया है, तो इनको फिर 5 दिन अलाउ किसने किया? अगर मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी थी तो दिल्ली पुलिस क्या इनके साथ है? इनको बचाने के लिए वो कर रही है? कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है फिर? एक तरफ आरोप है कि दिल्ली पुलिस इनको मतलब दिल्ली पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, दूसरी तरफ ये है कि साहब कॉलेजियम ने कुछ नहीं किया, तो 5 दिन तो पहले सुस्त बैठे रहे कि अरे यार बड़ी इज्जत चली जाएगी। तो ये हर आदमी एक दूसरे, असल में होता ये है कि जब ऐसे आरोप लगते हैं और कुछ साफ नहीं मिलता तो एक दूसरे को समझ लेते अच्छा ये वाला किया होगा। तो अब जज साहब ये कह रहे हैं कि साहब मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो अब ये कहा जाए कि सीआईएसएफ मिला हुआ है क्योंकि बोरी उसके सामने रखी गई, सेंट्रल फोर्सेज मिली हुई है, या दिल्ली पुलिस इतनी मिली हुई है कि 5 दिन में सब साफ करवा दिया, बोरा भी साफ करवा दिया और अब कह रही है कि जब चलिए। एक थ्योरी तो ये भी उनकी तरफ से जो कहा गया कि भाई ये जो कमरा है, कमरा की स्थिति और वीडियो में जो दिख रहा है दोनों सेम लोकेशन नहीं है, कुछ इस तरह की भी बात कही गई। तो ये कौन हिम्मत कर सकता है पुलिस कमिश्नर इतने लेवल पर कि कहीं का वीडियो दिखा दे कि ये वीडियो यहाँ का है? और वो तो ऐसे भी फॉरेंसिक और उनके जो मोबाइल फोन की जांच से प्रूव हो सकता है कि ये फोन कहाँ उस वक्त था, इसका लोकेशन क्या था जीपीएस के मुताबिक, और उस फोन से इसी के लिए टाइमिंग क्या थी, वो तो प्रूव हो जाएगा फॉरेंसिक जांच में। इसी के लिए लॉर्ड मैकाले के आईपीसी में एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है 120 बी। अगर ये मान लिया जाए कि साहब वो दूसरे का लोकेशन दिखा, जी, तो उसमें 120 बी में जो अब तो बदल गया है, अब तो नए वाले संविधान में उसका कुछ दूसरा संख्या है, लेकिन उसमें यह है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो ये माना जाएगा कि जज साहब को फंसाने के लिए कोई आईपीएस, क्योंकि उससे नीचे तो ये नहीं हो सकता, कोई आईपीएस ने ये पारा एक कहीं और का वीडियो उठाया, कहीं और का लगा दिया और उसमें भी नोटों में बंडल का जुगाड़ किया। तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के पीछे, ये भी छंटिंग कहते हैं इसको, हमें सीधा देखना चाहिए कि कल्पेबिलिटी जज साहब की है कि नहीं है। कल्पेबिलिटी डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है। करप्शन केसेस में इनडायरेक्ट कल्पेबिलिटी होती है जिसको कि हम पे ऑफ सिस्टम ऑफ करप्शन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जज साहब अपने हाथ से उस नोट रखने नहीं गए होंगे, कोई आदमी नहीं रखा होगा, लेकिन जज साहब का जब कॉल रिकॉर्ड देखेंगे तो अपराध का एक नेचर होता है कि कोई ना कोई वो छोड़ जाता है, अपने मार्क छोड़ जाता है। ये बेसिक टेनेट है, ये बेसिक सिद्धांत है और कभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इसी थ्योरी पे वर्क करता है। तो आप 6 महीने के इलेक्ट्रॉनिक वो खंगाल लीजिए जो कम्युनिकेशन है और उसमें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसमें ये कुछ हुआ है। और फिर कैमरा जरा देखिए, उस काल का देखिए जिसमें पता लगा कि सीसीटीवी बंद कर दिया गया है, सिर्फ वही देख लीजिएगा, उससे भी समझ में आ जाएगा। तो क्रिमिनल कल्पेबिलिटी स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, खास करके उस केस में जिसमें कि आप जानते हैं कि जज जैसा ताकतवर आदमी है, जिसमें आप जानते हैं कि
जज पुलिस का एक अपना इनबिल्ट नेक्सस भी हो सकता है। तो कई बार पुलिस को जब हम कह रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि तमाम केसेस दिल्ली पुलिस के होते हैं और उसमें ऑफिसर्स के केसेस होते हैं, तो हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा माइल जा रहा हो पुलिस वाला, जो कि इनके काफी करीब, जिसको इन्होंने कभी बताया। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि दिल्ली पुलिस ने 5 दिन ये इसको किया क्यों नहीं। अच्छा, हो सकता है कि वो जज से डर गए हों, तो डर गए हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने इशारा क्यों किया कि पहले कि सीधे बंद कर, पहले पहले वो ताला वहां वो सील करो। तो यहाँ पे अच्छा, सील करना जो बार बार कहा जा रहा, किस अधिकार नहीं, से सील सवाल करेंगे? ये देखिए, जब जस्टिस को इन्फॉर्म कर दिया पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस को, और उस प्रोसेस के बाद तो फिर तो ये भी है कि चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने देवेंद्र उपाध्याय ने अगर 2 दिन के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सूचना दे दी, तो फिर चीफ जस्टिस का इंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए था कि क्राइम सीन को आप सील कीजिए, जो एक बेसिक मिनिमम प्रक्रिया है। तो आपने हाई कोर्ट ने भी बड़ा हाँ, बारीक ये क्वेश्चन उठाया है। बिल्कुल सही हाँ, कहा आपने। तब इस केस में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और ओनस शिफ्ट कर जाता है चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट और सीजेआई हाँ, के ऊपर, कि हाँ, जब उसमें आपको एक मालूम हो गया। सर, उसमें एक चीज है, जो चीफ जस्टिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन गया है 21 मार्च का, शायद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें इंस्ट्रक्शन है, जस्टिस वर्मा से पूछिए कि नोट का स्रोत क्या था, कहां से आया, और किसने किसको ऑर्डर दिया 15 तारीख की सुबह मलबा साफ करने के लिए। उसी में ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि और आप दिल्ली पुलिस का, और ये भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आप मांगिए कॉल रिकॉर्ड सारे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है। तो भाई उसी में ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को कहिए उस कमरे को सील करें, जो नहीं है आखिर असल में तक। एक प्रॉब्लम है, हम लोग जहां पे ये कह रहे हैं, हम अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ मामले ऐसे जिसमें कि इनके भी तो हाथ बंधे हैं। ये किस अधिकार, एक एक बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप कोई इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट न करें और उसको फोर्स ऑफ लॉ ना दे, हालांकि टेक्निकली है उसके पास, क्योंकि फुल कोर्ट का रिजोल्यूशन 1999 का है, जिसमें कि ये इन हाउस इंक्वायरी सिस्टम इन्होंने इवॉल्व किया 1999 में, 2014 में से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन हाउस इंक्वायरी कमीशन है। अब आप कहेंगे कि साहब फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, नहीं तो नहीं ये सर, सर एक मिनट, नहीं नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मैं ये कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनके कॉल रिकॉर्ड मांगिए, बहुत प्राइवेसी का मामला है, इतना बड़ा ऑर्डर तो गया कि सिटिंग जज के कॉल रिकॉर्ड 6 महीने का मांगिए, उनके परिवार के सिक्योरिटी वालों के मांगिए, और सिटिंग जस्टिस को बोलिए कि अपने कॉल डेटा डिलीट ना करें, फोन को फॉर्मेट ना करें, फोन को किसी तरह से कोई उसको चेंज ना करे। ये ऑर्डर जब दे सकते, तब कमेटी तो बनी नहीं थी। ये ऑर्डर के साथ एक सिंपल ऑर्डर ये भी होता कि भाई कमरे को सील करिए। भाई आप उनके सारी चीज बिल्कुल, प्राइवेट चीज मांग रहे हो ना, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आप सही आपने इंस्ट्रक्शन कहा। करें क्योंकि फोन रिकॉर्ड मांगिए और बोलिए कॉल फोन चेंज ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअली हो सकता है कि ये वही लग रहा है कि अगर इतना आपने कर दिया कि ये सीज करिए, उनसे कहिए डिलीट ना करे और वो कोई काम ना करे, कोई भी इनसे जुडिशियल वर्क कर, जब ये सब आप कर ही रहे हैं, तो एक ही ऑर्डर और देना था, और ये कहना कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑर्डर होता, तो ये भी ऑर्डर तो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। बिल्कुल, यही और तो मैं कह रहा हूँ, सच बात, यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिल्ली कि पुलिस को वो एंगेज एक कर लिया ना सर, बिना एफआईआर के दिल्ली पुलिस को, बिना कमेटी बने आपने दिल्ली पुलिस को एंगेज तो किया कि सबके कॉल डेटा निकालो, इंटरनेट बिल्कुल, प्रोटोकॉल से डेटा निकालो, बिल्कुल, उसके लिए जी, जो स्पेशल सेल का कम्युनिकेशन सब ऑफिशियल हो रहा है, तो एंगेज तो कर लिया पुलिस को आपने इन्वेस्टिगेशन में एक बिल्कुल, तरह से। बिल्कुल सही किया। तो आपने जब इंफॉर्मेशन इतना कर प्रोवाइड लिया है, करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है। और अगर आपने इतना कर सकते हैं तो उसी पावर के तहत ये भी कर दे कि और उसको जो भी वो है एविडेंसेस है, उसको वो रिटेन करो और उसकी प्योरिटी बरकरार रखो, उसको वो खराब ना हो। इतना ही तो और कहना था। तो आपने वो नहीं कहा, बल्कि सारे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह तक तो चले गए, जो मोस्ट टेंजिबल वो था, एविडेंस था, जो वो था, रुपए थे, जले हुए रुपए थे, नोटों का बंडल था, बोरे थे। आपने वो प्रेमाइस सील करा दिया होता, इतना ही तो करना था। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी चूक है। हम इंटेंशन तो नहीं कह सकते कि ये जुडिशरी की इमेज ना खराब हो या ये सब, क्योंकि वो जान ये लीक कैसे हुआ, ये पूरी घटना तो हजम हो जाती ना।
जिस तरह चल रहा था, 5 दिन बाद ये लीक होता है। और लीक कैसे होता है? टाइम्स ऑफ इंडिया में जो रिपोर्टर देता है वो देश का जाना माना लीगल रिपोर्टर है, और उसकी इमेज अच्छी है। जजेस उसको काफी वैसे अप्रिशिएट करते हैं, सम्मान की नजर रहती है, और पर्सनल रिलेशंस भी है। तो ये कहीं ना कहीं तो लीक ही हुआ है ना। जी जी। अगर लीक उतना करवा दिया तो आप ये भी तो कर सकते थे। इसका मतलब इंटेंशन आपका फेयर था कि ये पब्लिक में आए। अगर ये पब्लिक में आना, या फिर ये हो सकता है कि 5 जजों की कॉलेजियम में किसी एक ने लीक किया है, और हो सकता है बाकी कोई न चाह रहा हो। ये भी पॉसिबल। खबर तो ये भी आई 3 दिन पहले, उत्कर्ष आनंद ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा कि सीजीआई के इनिशिएटिव पर पब्लिक डोमेन में सब चीज डाल दिया गया। जांच रिपोर्ट भी, उनका जवाब भी, चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट की रिपोर्ट भी, और सबसे बड़ी बात वीडियो, तो ये डाल दिया गया। तो एक तरह से कहें कि एक बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ने किया कि पब्लिक डोमेन में डाल दिया बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो चलिए, बहरहाल मैं सिंह वही साहब वीडियो में, हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे मैं क्योंकि वही खत्म कह रहा करेंगे। हूं कि बिना चीफ जस्टिस के प्रोएक्टिव रोल के यहां तक ये बात पहुंचती ही नहीं। तो हम आभार, मतलब चीफ जस्टिस को हम आभार व्यक्त करेंगे कि ये यहां तक आके पहुंचा है। लेकिन सिर्फ इतना ही करना था कि ये जो एविडेंस, जो क्रूड एविडेंस है, जो टेंजिबल एविडेंस है, मोस्ट पावरफुल एविडेंस है, उसमें आपके समझ कहां गई थी कि आपने उसको सील करने का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। अच्छा, ये जवानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनमें कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कह रहा है तो किस पुलिस कमिश्नर की हिम्मत है कि वो नहीं ओबे करेगा। सही बात। तो लिहाजा वो कहीं एक चूक हुई है जिसको कि हम मतलब नजरअंदाज नहीं कर हालांकि सकते। हालांकि उसमें ये भी है कि मान लीजिए 16-17 तारीख को चीफ जस्टिस बोल भी देते सील करने, तो उस कमरे में कहा गया 15 तारीख की सुबह ही सफाई हो गई, तो कमरे में कुछ 16 को भी नहीं मिलता, और आज भी नहीं जी, मिला। मैंने आपके लेकिन हाँ, प्रोग्राम के ओपनिंग में यही कहा, आपके हाँ, प्रोग्राम के ओपनिंग में यही कहा कि वो कौन था जो इसको इतना फास्ट एक्ट करके किया। क्या जज साहब खुद थे, या दिल्ली पुलिस थी? और अगर किया तो दिल्ली पुलिस ने रोका क्यों नहीं? और जज साहब ने अगर किया तो कल्पेबिलिटी के लिए इतना ही काफी है कि किसी के ना के जज साहब ने खुद ही उसको साफ करा दिया, क्योंकि सफाई पसंद है। और वो उनको अच्छा लगता है कि जैसे मोदी जी भी सफाई पसंद है, पूरे भारत में सफाई अभियान चला रखा है। जज साहब ही नोटों का बंडल या गंदी गंदी चीजें नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने धुलवा दिया उसको। कोई ये भी कह सकता है। लेकिन ये सारी चीजें अलग है। जज साहब की कल्पेबिलिटी के लिए आपको अगर ये ना भी मिले तो भी काफी एविडेंसेस मिल जाएंगे आपको, जो कि उनकी कल्पेबिलिटी, उनके अपराध उसके लिए जो इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी होंगे। और फिर बाकी तो आपके मिलॉर्ड्स के उस पे विवेक पे डिपेंड करेगा कि क्या इतने हाई वोल्टेज केस में क्या वो सिर्फ कहेंगे कि साहब हिल कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि एविडेंस तो धो दिया था जज साहब ने। क्या ये कह के आप फैसला करेंगे? तो मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है, और ये कह के अगर आप फैसला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो बची खुची इज्जत है शायद उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब। अब नजर होगी कि दिल्ली पुलिस ने उस कमरे को तो सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जो याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है सुनवाई के लिए। क्या होता है, जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी, चूंकि इस बारे में लगातार मैं अपने यूट्यूब के दर्शकों को अपडेट करता रहता हूं। आज मैं हूं दिल्ली से बाहर, कहीं रामगढ़ आया हुआ हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि 2 खबरें हैं तो आपसे शेयर करनी चाहिए। तो फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।